तो सेल क्या होता है? सेल्स इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट, सॉरी बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बेसिक लिविंग मतलब बेसिक हमको जिंदा रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए एक यूनिट होता है सेल्स का, जो कि फंक्शनल करता है, और स्ट्रक्चरल लिविंग होता है हमारी बॉडी का। नॉर्मल बॉडी को चलाने के लिए क्या होता है? सेल्स की जरूरत होती है। दूसरा टर्म आता है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। साइटोलॉजी भी एक साइंस का ब्रांच है। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ, क्या बोल रहे हो? 17 पेज नंबर। दिखाओ फोन। ये 7 पेज है तुम्हारा, ये बीच में जो पेज लिखा है वो निकालना है। बुक में जो पीडीएफ का पेज नहीं, बुक का पेज बीच में लिखा है, देखो। मिल गया तुमको? मिला? साइटोलॉजी का लिखो, इट इज द ब्रांच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सेल। सिंपल समझे इसको। साइटोलॉजी क्या होता है? एक साइंस का ब्रांच है। ब्रांच, इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी जहाँ भी वर्ड आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ द सेल, सेल्स के बारे में अध्ययन करना, सेल्स के बारे में। ड्रॉ में डाल दो अंदर, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल्स के बारे में। फिर इसका अगला है सेल्स थ्योरी एक्सप्लेन। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। आल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सबके अंदर सेल्स होता है। दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सेल्स इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म मतलब आप एनिमल्स वगैरह को ले लो, साइट्स वगैरह ले लो, इंसाइट्स वगैरह ले लो, जो भी मतलब लिविंग थिंग्स है, और एनिमल्स हो गए, उन सब में जो अंदर होते हैं, यहाँ तक कि आपका प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट सेल्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिविंग थिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स क्या होता है? एक फंक्शनल यूनिट होता है। बॉडी को नॉर्मल चलाने के लिए, लिविंग बॉडी को फंक्शन करने के लिए एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। All cell come from the division of the pre-existing cell। जो all cells होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जो पहले से एक एग्जिस्टिंग सेल है उससे मल्टीप्लाई होकर के आपका न्यू सेल जनरेट होता है, न्यू सेल बनता है। एक सेल से क्या होता है? दूसरा सेल बनता है। An organism as a whole can understood through the collective cavity and interaction of its cell। आल सेल्स, और जो ऑर्गेनिज्म में सेल्स होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? आल ऑर्गेनिज्म एज ए होल कैन अंडरस्टूड थ्रू द
कलेक्टिव एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स। जो सेल्स का एक्टिविटी होता है, एक साथ मिलकर के टुगेदर जो फंक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन होता है पूरे होल होल मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में होता है ना। आगे देखते हैं इसके बारे में। सेल्स का स्ट्रक्चर दिया है आपको, ये अच्छे से बना लेना, अभी इसमें समझा देता हूँ मैं। तो सेल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में आगे समझ लेते हैं। टू नो मोर अबाउट द सेल वी कैन डिवाइड द सेल इनटू 4 प्रिंसिपल पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया है इसको? 4 प्रिंसिपल पार्ट्स में। वीडियोस पॉज करो। तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है ना। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इधर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पतला पतला लाइनिंग, यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इस तरीके के दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, गोल्गी अपरेटस होता है यहाँ पर, उसका न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियाई, उसका छोटे छोटे डॉट डॉट देख रहे हैं वो होते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद इधर ये 2 लाइन दिख रही है, सेंट्रियोल्स होते हैं। फिर आउटर जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसका इधर ये दिख रहा है लाइसोसोम होता है। फिर इधर साइटोसोल, एंडो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाहर की जो रफ होती है ऐसी ऐसी, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। उसके अंदर एक और होती है स्मूथ होती है, वो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट ER। उसके बाद ये दिख रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है बीच में, और फ्री राइबोसोम। फ्री मतलब ये फ्रीली साइट में मूव करते हैं, इसके लिए हमने क्या बोला, फ्री राइबोसोम। तो इसमें मेन पार्ट याद रखने की, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और गोल्गी अपरेटस। इतना चीज याद रखने की उसमें मेन जरूरत है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, साइटोसोल, लाइसोसोम, सेंट्रीओल्स वगैरह, गोल्गी अपरेटस, इतना उसमें याद रखो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज द आउटर लाइनिंग limiting membranes separating the cell's internal parts from the external cellular material and external environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक आउटर कवरिंग लेयर होती है जो कि सेपरेट करती है हमारे सेल्स को इंटरनल पार्ट्स में और एक्सट्रा सेल्यूलर मटेरियल में। एक्सट्रा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और जो इंटरनल होता है, तो दोनों को सेपरेट करने का काम करती है, अलग अलग इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। एक आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर होती है हमारे सेल्स की, वो बाद में बनाना, अभी इधर समझ लो, घर जाके बना लेना। उसके बाद आ जाता है हमारा साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर देखो, साइटोप्लाज्म है आपका, साइटोप्लाज्म इज substance that surround organelles and is located between the nucleus and plasma membrane। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है दैट सराउंड द ऑर्गेनेल्स, जो कि ऑर्गेनेल से सराउंड होता है, एंड लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पर सिचुएशन, इसका लोकेशन कहाँ पर बता रहे हैं? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन में, ओ सॉरी, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। ये आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियस है और इधर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो लोकेटेड होता है लाइसोसोम या साइटोसोम, ये यहाँ पर इसका लोकेशन होता है। उसका अदर ऑर्गेनेल्स से, these are the permanent structure with the characteristic morphology that are highly specialized in specific cellular activity inclusive inclusion। they are the secretion and storage product of the cells। इंटरनल में जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीक्रेशन एंड स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं सेल के। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल्स आर आल्सो रेफर टू एज द मैट्रिक्स विच आर सब्सटेंस एक्सटर्नल टू द सेल सरफेस।
इंटरनल होते हैं वो हॉर्मोन्स ये सिक्रेशन वगैरह का काम करते हैं, बाकी का जो कुछ होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर में होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल ऑल्सो रेफर टू एज द मैट्रिक्स आर सब्सटेंस एक्सटर्नल टू द सेल सरफेस। जो सेल की सरफेस होती है उसके एक्सटर्नल में लोकेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। जैसे कि आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई, सेल्स के बाहर हो गई, कवरिंग आउटर लेयर हो गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन आउटर मेम्ब्रेन विच मेंटेन द integrity of cell. It keeps the cells and content separated and distinct from the surrounding. It is double layer measuring 4.5 nm and made phospholipid, cholesterol, glycolipid, carbohydrate, oligosaccharides। इतना समझ के चलो, ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक आउटर कवरिंग लेयर होती है ना, जो कि हमारे सेल्स को कवर करके रखती है। एक आउटर कवरिंग लेयर है और इट कीप द सेल इट्स कंटेंट सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, और सेल्स को सेपरेट करने का काम करती है। डबल लेयर होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, मेजरिंग इसकी 4.5 nm। इतना इसमें याद रखने की जरूरत है। इसका फंक्शन क्या होता है, सेपरेट द साइटोप्लाज्म इनसाइड ए सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको सेपरेट करती है, साइटोप्लाज्म को सेपरेट द साइटोप्लाज्म इनसाइड ए सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उससे हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करने का काम करती है, उसको अलग करती है। सेपरेट सेल फ्रॉम द अनदर, एक सेल को अनदर सेल उससे सेपरेट करती है। प्रोवाइड एन abundant surface on which chemical reaction can occur। एक abundant surface प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस होती है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर ऑक्यूर होती है। रेगुलेट द पासेस ऑफ मटेरियल into and out of cell। It also let something and keep further out the quality selective permeability। ये क्या आगे क्या फंक्शन करती है, रेगुलेट करती है मटेरियल को पास करने के लिए आउटसाइड ऑफ द सेल, है ना। इट ऑल्सो समथिंग एंड कीप अदर आउट क्वालिटी सेलेक्टिव परमिबिलिटी। और परमिबिलिटी का मतलब काम करती है कुछ चीज़ों के लिए, है ना, ये इसका फंक्शन होता है। फिर दूसरा आता है आपका पैसिव मूवमेंट होता है कुछ इसका, और एक्टिव मूवमेंट। इतना डिटेल का जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं समझने के लिए। फिर दूसरा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज ए मैट्रिक और ग्राउंड सब्सटेंस इन विच वेरियस सेल्यूलर कंपोनेंट आर फाउंड। इट इज द थिक सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड containing suspended particles and series of minute tubule and filament that from cytoskeleton. Water constitute 75 to 90% of the cytoplasm. It also contains solid component protein, carbohydrate, lipid and inorganic substance. The inorganic component exists as solution। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, एक मैट्रिक्स का सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म इज ए मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस विच वेरियस सेल्यूलर कंपोनेंट आर फाउंड। जिसमें अलग अलग सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, और ये थिक और सेमी ट्रांसपेरेंट एक इलास्टिक का फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म किधर है हमारा, साइटोसोल, हाँ। साइटोप्लाज्म का एक मैट्रिक का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसमें क्या होता है, इन विच वेरियस कंपोनेंट, अलग अलग इसमें कंपोनेंट होता है। इट इज थिक सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड। ये क्या होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, और कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सीरीज ऑफ द मिनट ट्यूब्यूल एंड फिलामेंट दैट फ्रॉम द साइटोस्केलेटन। वाटर, इसमें वाटर का कितना प्रेजेंट होता है, 75 to 90% ऑफ द वाटर इसमें कंस्टिट्यूट होता है। इट ऑल्सो कंटेन सॉलिड कंपोनेंट, कुछ सॉलिड कंपोनेंट से भी मिलकर के बना हुआ होता है,
जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और 75 to 90% वाटर इसमें होता है। इतना इसको समझो, है ना। मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ होता है। अदर ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एक ओवल शेप का होता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल्स में। Contain hereditary factor of in cell, hence it is control the cell activity, structure, and most cell contain single nucleus, but some like matured cell blood cells do not contain. However, muscles can contain several nucleus. न्यूक्लियस एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है, एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है आपका सेल्स का, जो कि हेरिडिटरी फैक्टर को डिसाइड करता है ना। हेंस कंट्रोल, ये कंट्रोल किसको करता है, सेल्स की एक्टिविटी, स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करता है। और मोस्ट सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, कुछ सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, कुछ में मैच्योर ब्लड सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। नॉट कंटेन, हाउएवर मसल सेल कंटेन सेवरल न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेल स्ट्रक्चर बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सिर्फ इसमें याद रखो सेंटर में लोकेटेड होता है आपका, है ना, स्ट्रक्चर होता है आपके सेल्स का। उसके बाद देख लेते हैं हम राइबोसोम्स। टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपोनेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डॉट डॉट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, कंपोस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइट होता है। उसका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए डबल मेम्ब्रेन चैनल, इट्स कंटिन्यू विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन का एक चैनल होता है, कंटिन्यू आगे करता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को। इट इन्वॉल्व इन द इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंट्रासेल्युलर जो मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करने का काम करती है। वेरियस प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्रोटीन ऑफ द सेल टू अनदर बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल, वो किसकी वजह से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। सो इट इज़ द कंसिडर एज ए इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करना हमारा होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना। उस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो होती है, एक होती है आपकी स्मूथ और एक होती है आपकी रफ। फिर आता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ही होता है गोल्गी एपरेटस। ये नियर टू द न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 मेम्ब्रेन सेक। ये कितनी, 4 से 8 मेम्ब्रेन की सेक से मिलकर के बना हुआ होता है। सेक मतलब पाउच होना, थैली लाइक एक स्ट्रक्चर होना। इट प्रोसेस सॉर्ट पैक एंड डिलीवर प्रोटीन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स। ये क्या काम करता है, सॉल्ट पैक ऑफ डिलीवर प्रोटीन्स होता है उसको डिलीवर करता है अलग अलग पार्ट्स में हमारे सेल्स के। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉल स्फेरिकल रॉड शेप्ड और फिलामेंट स्ट्रक्चर, इट जनरेट एनर्जी। ईच माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस टू मेम्ब्रेन, वन इज स्मूथ अपर मेम्ब्रेन एंड other arranged with the series of fold called crestate. The central cavity of the mitochondria enclosed by the membrane, the matrix. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक स्पेरिकल रॉड शेप का एक स्ट्रक्चर होती है, जनरेट करता है एनर्जी को ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, अनदर वर्ड में पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी को जनरेट करने का ये काम करता है। बॉडी में जो हमारी एनर्जी मिलती है, हमको ताकत मिलती है, वो किससे मिलती है, सेल से तो मिलती है, पर सेल का जो मेन पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कभी एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है कि इधर आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द, क्या होता है, या आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन में पूछ लिया तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल्स का। फिर आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम अपेयर एज द मेम्ब्रेन एनक्लोज
sphere they are form Golgi complex and have single membrane. Lysosome appear as a membrane enclosed spheres. Form they are formed from the Golgi complex and have single. They contain powerful digestive hydraulic एंजाइम. लाइसोसोम में क्या होता है, एक स्पेरिक मेम्ब्रेन होती है, वहां पर आप इसको देख सकते हो. दे आर फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड हैव सिंगल मेम्ब्रेन. ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको भी फॉर्म करने का काम करता है ना, इधर भी है, उसको फॉर्म करने का काम भी करता है. कॉम्प्लेक्स एंड हैव सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है. दे कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलिक एंजाइम, इसमें जो डाइजेशन का एंजाइम होता है वो भी कंटेन होता है. कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग उनको ब्रेक डाउन करने का उनको काम करता है, उनके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का. द लाइसोसोमल एंजाइम बिलीव टू द सिंथेसिस इन द ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स. ठीक. तो इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर होता है. कुछ इसमें सेंट्रोसोम वगैरह भी होते हैं ना. सेंट्रोसोम हो गया आपका. Centrosome is a dense area of cytoplasmic, generally spherical and located near to the nucleus. It contains centrioles. It also contains DNA that control their replication. Centrosomes are made of microtubules which are seem drinking straw. They are involved in the movement of chromosome during the cell division. सेल डिवीजन का काम होता है जब क्रोमोसोम में ये पतली पतली होते हैं, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह हो गए, इधर ही सेंट्रोसोम इनसे मिलकर के बना हुआ होता है, उनको फॉर्म करता है. और सेल डिवीजन होता है तब इनका माइक्रोफिलामेंट का, माइक्रोट्यूब्यूल का भी उसमें सेल के डिवीजन में रोल होता है. जैसे कैंसर होता है, तो कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीजन होना तो चलो ठीक है, पर कैंसर में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होता है, एबनॉर्मल सेल होता है, उसका मल्टीपल डिवीजन होते जाता है. इसकी वजह से हम देखते हैं कहीं भी ओरल कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो वहाँ पर हमको क्या होता है, एनलार्जमेंट होता जाता है मसल्स का, है ना. ओरल में हुआ पूरा इतना बड़ा माउथ हो जाता है, तो उसमें एबनॉर्मल सेल उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो एक कैंसर सेल है, वो क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, कॉलोनी बनाएगा और अनदर कैंसर सेल को जनरेट करेगा. तो नॉर्मल सेल जनरेट हो रहे हैं तो उससे चलो ठीक रहता है, एक हद तक भाई बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, फंक्शनल यूनिट होता है. तो पर एबनॉर्मल होते हैं तो फिर वो कैंसर सेल को जनरेट करते हैं. ये इतना सेल के बारे में था, आगे फिर हम मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना लेना बेसिक, उसमें दो तीन चीजें उसको याद रखो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और आ जाता है आपका राइबोसोम के बारे में, गोल्गी एपरेटस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इसमें मेन होता है. बाकी का जो इतना पार्ट्स ज़्यादा याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा. और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में इतना उसमें पूरा स्ट्रक्चर बना लो, उसको क्लियर मेंशन कर दो. ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो.